करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा और योग के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको योग और प्राकृतिक तरीके से श्वास लेने की बीमारियों का भी इलाज बताएंगे कि श्वास से जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारियां हैं। योग से शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता भी है। दरअसल आपको बता दें कि प्रतिदिन नियमित तौर पर योगासन करने से शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि होती है और इन्हीं की वजह से रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है वो बढ़ती है। बताया ये भी जाता है साथ में योग के प्राणायाम करने से फेफड़े बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, शरीर को ताजा ऑक्सीजन मिलती है और शरीर स्वस्थ ही नहीं रहता बल्कि तमाम बीमारियों से राहत भी मिलती है। प्राणायाम श्वसन तंत्र का एक खास व्यायाम है और ऐसे में जो फेफड़ों को मजबूत बनाने और रक्त संचार बढ़ाने में मदद करता है। वहीं प्राकृतिक आपको बता दें कि इलाज या फिर नेचुरोपैथी से भी सांस की बीमारियों से राहत मिलती है। इस इलाज के कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। ये तो थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी आज हमारे साथ विशेषज्ञ जो जुड़ेंगे वो देंगे। हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं योग गुरु डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री जी। बहुत स्वागत है आपका शास्त्री जी। आप DMIS एवं BNYS डॉक्टर हैं और ऐसे में साथ ही आप योग अलायंस अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षक और मुख्य शिक्षक भी हैं। डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री जी योग सर्टिफिकेशन बोर्ड आयुष मंत्रालय की योग एग्जामिनर से जुड़े हुए हैं और आप श्री धाम वृंदावन स्थित SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट और प्राकृतिक चिकित्सालय में सचिव और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर भी कार्यरत हैं। ये तो था डॉक्टर बाल मुकुंद का संक्षिप्त परिचय। अगर आप श्वास की बीमारी से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं तो आप इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारा फोन नंबर एक बार आपको बता देते हैं 01206127 यह हमारा नंबर है। दूसरा नंबर हमारा है 01206127933838 पर फोन करें। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो आयुष्मान भव में खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाल मुकुंद जी, आपसे जानना चाहेंगे श्वास की बीमारियों की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं श्वास की बीमारियों का मुख्य कारण क्या होता है, क्या इसकी वजह रहती है? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए जी। देखिए, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें और तो सबसे पहले आता है कि दिनचर्या। अगर हमारी दिनचर्या में थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है जो कि प्रकृति के अनुसार नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, अगर हम उस हिसाब से जी रहे हैं तो डेफिनेटली रोग तो होना ही होना है। अब जैसे देखिए, अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा में आरोग्य रक्षा पंचतंत्र बताया गया है। आरोग्य रक्षा पंचतंत्र 5 प्रकार के मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं कि जैसे कि इसमें 1 घंटा आप एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज इत्यादि करें डेली। दिन में 2 बार आप मन की शांति के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ प्रेयर वगैरह, कुछ ध्यान इत्यादि, कुछ प्रार्थना इत्यादि करें जी। इसके अलावा इसमें बताया गया कि दिन में 2 बार भोजन करें। इसके साथ हफ्ते में 1 बार फास्टिंग जरूर रखें। तो ये सब जो चीजें बताई गई थी वो इसलिए बताई गई थी कि हमारा शरीर हमारे स्वस्थ रहे और एक ट्रैक पे चलता रहे। परंतु आज के समय में हम लोग ऐसा कुछ भी पालन कर ही नहीं रहे हैं।
आए दिन आप देखिए, दिन में कोई हमें अंदाजा नहीं होता है कि हम ऑफिस में कितनी बार हम क्या मुंह में डाल रहे हैं हम्म। और क्या हमारे पेट में जा रहा है। हमारा ध्यान कंप्यूटर पे जरूर होता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क हमारे भोजन की प्रक्रिया के और हमारे भोजन के क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है, हम्म। जिसकी वजह से हम लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं आज। हम्म। काफी लंबे समय तक स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन ध्यान करने का समय नहीं होता है। हम्म। देखिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस 10 मिनट भी अगर हम अपने लिए निकालते हैं दिन में 2-2 बार, तो डेफिनेटली हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मेन कारण तो यही है कि जीवनचर्या, अगर जीवनचर्या आपका डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली वो इम्यूनिटी पे असर देगा। हम्म। अगर इम्यूनिटी लो होगी हम्म। तो पक्की बात है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आप ग्रसित होंगे ही होंगे। हम्म। ठीक है, तो दिनचर्या इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी दिनचर्या को संभालिए, उसको सुधारिए अगर खराब है तो। कई बार डॉक्टर साहब ये भी होता है कि कई बार एलर्जी से भी श्वास की बीमारी होती है, और इसके बारे में कुछ बताएं, और सांस की एलर्जी आखिर क्यों होती है? बहुत सुंदर। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी एलर्जी है, बुखार है, दस्त है इत्यादि, ये सब प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार मानव शरीर के लिए एक मित्र के समान है, जो कि हमें दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने सही रास्ते पे नहीं है। तो हमें क्या विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने शरीर की शुद्धि करने की आवश्यकता है। अगर शरीर में किसी प्रकार की गंदगी आपके बढ़ रही है, टॉक्सिन्स डेवलप हो रहा है, तो डेफिनेटली ये एलर्जी वगैरह, सर्दी, जुकाम, बुखार इत्यादि होना आम बात है। बाकी का अगर हम मौसम की बात करें तो ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार थोड़ा बहुत ठंडी लगने के कारण भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। इसके लिए हम लोग योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएंगे तो हम लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे, जैसा कि मैंने कहा कि इम्यूनिटी क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हम कहते हैं। तो जब भी हमारे अंदर किसी की बाहरी तत्व का, फॉरेन मैटर का प्रवेश होने लगता है, जैसे कि आप तो ठंडी की ही बात करें, तो ठंडी को ही रोकने के लिए इम्यूनिटी हमारा काम है। या फिर बाहर कोई टॉक्सिन या बैक्टीरिया, वायरस को अगर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो एक प्रकार से शोल्डर को फैलाती है अपने, जो जितने भी सैनिक हैं इम्यूनिटी के माध्यम से वो फैलाते हैं और रोगों को रोकने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं, इसलिए इम्यूनिटी भी आवश्यक है। ठीक है, श्वास की बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं जिन्हें जानकर हमें एहतियाती कदम उठाने की जरूरत तो हो सके? क्या कुछ शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं एक आम इंसान को? जी देखिए, आम तौर पर अगर हम देखें तो सर्दी, जुकाम ये कॉमन चीज है। खांसी होना, इसके बाद कफ जम जाना, सांस लेने में अवरोध होना, परेशानी होनी, ये सब जो चीजें हैं वो आम तौर पर देखी जाती है स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में। लेकिन अगर हम गंभीर बीमारियों में जाएं तो उसके और अलग अलग सिम्टम्स हैं और अलग अलग लक्षण हैं। जैसे कि अगर हम लंग्स की टीबी की बात करें तो लंग्स की टीबी में क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं वो अंदर की ओर सिकुड़ने लग जाते हैं, संकुचित होने लग जाते हैं। लंग्स के सांस नहीं ले पाता और साथ में पंप ठीक से नहीं कर पाता, फैल नहीं पाता, एक्सपेंड नहीं हो पाता। अस्थमा जैसी कंडीशन में भी यही दिक्कतें हैं कि हम अगर पेट के बाद सीधा अगर हम लोग लेटते हैं तो सांस लेने में अवरोध होता है, हम ठीक से चेस्ट को एक्सपेंड नहीं कर पाते, सांस ठीक से नहीं ले पाते। हमारे लंग्स जो जाते हैं आपस में, उनकी मांसपेशियां टूटने लग जाती हैं, उनके जो आर्टरीज हैं, उनके सप्लाई के जो वेन्स हैं वो संकुचित होने लग जाते हैं। तो ये सब इसके। जी ठीक है, प्रदूषण में अस्थमा, सीओपीडी सहित सांस की, फेफड़ों की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में ऐसे हालात जब बनते हैं तो ऐसे में सांस के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? कैसे जो बढ़ती दिक्कतों हैं उनको रोका जा सकता है? आपने अस्थमा का नाम लिया और साथ में आपने कहा सीओपीडी। सीओपीडी का ही पार्ट है अस्थमा को।
क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज हम लोग बोलते हैं इसको, जिसमें 3-4 प्रकार की बीमारियां हैं। तो ये जो बीमारियां हैं ये ज्यादातर लंबे समय से चली आ रही होती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्रॉनिक जी। पुल्मोनरी डिसीज, COPD। तो इसमें क्या है कि ये हमें शुरुआत में तो इतना ज्यादा ताजा नहीं लगता। हम लोग क्या करते हैं कि सर्दी जुकाम हुआ, छींक आने लग गई और हमने जो है फर्स्ट एड के रूप में कुछ टैबलेट वगैरह ले ली और उसको शांत कर दिया। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को पता चला कि 4 साल बाद, 7 साल बाद हमें अस्थमैटिक COPD कंडीशन हमें डेवलप। इसके लिए सबसे प्रथम तो मैं कहूंगा कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि योगासन इत्यादि कर रहे हैं, तो आपका जो स्थिति है वो सेम रहेगा। हम लोग देखते हैं जो भी अस्थमैटिक कंडीशन होते हैं उसमें जो सांस लेने की का जो टाइमिंग होता है, ड्यूरेशन ये होता है कि भाई देखिए, नॉर्मली एक इंसान 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। लेकिन जैसे कि अस्थमैटिक कंडीशन हो गया तो उसमें ज्यादा लेने की आवश्यकता होती है, यानी कि 25 से भी ज्यादा। तो इनमें क्या है कि अगर हम लोग योगासन धीरे धीरे, योगासन क्या कहता है, स्थिर सुखम आसनम। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा पावर योगा भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा फास्ट योगा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें स्थिर सुखम आसन का अगर हम लोग अभ्यास करते हैं, श्वास को और शरीर को मिलाते हुए हम लोग साथ में लेकर के चलते हुए योग का अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे श्वास की कैपेसिटी को, हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी को, लंग कैपेसिटी को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, तो ऐसे में योग बहुत फायदेमंद है। बहुत अच्छी बात आपने कही है डॉक्टर साहब। इस पे हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हम आपसे पूछेंगे जिससे कि हमारे दर्शकों को फायदा हो सके, और तमाम दर्शकों से भी मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी या अपील करना चाहूंगी कि अगर आप भी चाहते हैं इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना या फिर इस खास कार्यक्रम के जरिए अपनी तमाम जो दिक्कतें हैं उसका समाधान ढूंढना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर दिखा रहे थे। कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो कि श्वास से जुड़ी होती है, क्या कारण है, कैसे इस तरह की जो बीमारी है उससे आप निजात पा सकते हैं। अगर आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो क्या करें, क्या ना करें। डॉक्टर बाल मुकुंद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या आनुवांशिक कारण भी होते हैं श्वास की बीमारियों के लिए? इनका क्या इलाज होता है और क्या संभव है? देखिए, लंग्स की बीमारियों के अगर हम लोग बात करें तो हमारे शरीर में अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप विनस थ्रोम्बोसिस जैसी अगर बीमारी होती है तो भी ऐसा, देखिए प्राकृतिक चिकित्सा कहती है सभी रोगों का कारण एक ही है, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का जमा होना, वेस्ट मॉर्बिड मैटर का जमा होना। यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार की गर्मी हो, गंदगी होगी, फॉरेन मैटर होगा, यानी कि बैक्टीरिया वायरस वगैरह होगा, एक्स्ट्रा चीज होगी, तो वो आपकी बीमारी पैदा करेगी। और इसी तरीके से डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की एक बीमारी होती है जो कि हमें देखने के लिए मिलता है पैरों में। ज्यादातर पैरों में नसों का उभार हो जाता है और उसमें गंदगियां जम जाती है, ब्लड क्लॉट होने लग जाता है, जो खून होते हैं, हमारे रक्त होते हैं, वो जमने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं, और वो जो सूखे हुए रक्त हैं, वो जो गांठ बने हुए रक्त हैं, वो लंग्स में पहुंचते हैं और लंग्स से जो हार्ट में पहुंचने वाली आर्टरीज हैं उसमें पहुंच करके वो लंग जो पुल्मोनरी एम्बोलिज्म नामक एक बीमारी को पैदा करते हैं। तो पुल्मोनरी एम्बोलिज्म नामक जो बीमारी है वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है इसी वजह से, और इसका बस यही कारण है कि भाई गंदगी का जमाना। और इसमें सबसे मेन रोल जो है वो हमारे लाइफ स्टाइल का है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं और विभिन्न प्रकार की टेंशन लेते हुए सिगरेट वगैरह या फिर गलत तरीके का जो धूम्रपान इत्यादि या फिर अन्य किसी प्रकार की लाइफ स्टाइल से संबंधित जो दिनचर्या है उसका पालन करते हैं। तो ऐसी समस्या है, आम बात जी। दमा को एक गंभीर श्वास की बीमारी माना जाता है। क्या योग से इसका छुटकारा मिल सकता है क्या, या फिर राहत इससे मिलती हुई दिखाई दे सकती है योग से? देखिए, अगर हम लोग योग और प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो पुल्मोनरी डिसीज में, लंग से संबंधित डिसीज में
सबसे जो कारगर पद्धति मैं मानता हूँ वह प्राकृतिक चिकित्सा और योग है। वो इस प्रकार से है कि योग में शुद्धि क्रिया बताई गई है। अब जब हमें अस्थमा होता है तो उसमें क्या है, ब्रोंकाई वगैरह जो है संकुचित हो जाते हैं, वो फैलते नहीं है, पंप ठीक से नहीं हो पाता लंग्स। लेकिन जब लंग्स की सफाई हो जाती है तो वो प्रॉपरली वर्क करने लग जाता है। और लंग्स की सफाई, अस्थमा में होता क्या है, बहुत ज्यादा म्यूकस बनने लग गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ब्रोंकाई जो है पंप नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, उसके ऊपर पूरा जो है म्यूकस जमा है। लेकिन जब हम कुंजल क्रिया इत्यादि करते हैं, कुंजल क्रिया में हम लोग वमन क्रिया जिससे हम लोग बोलते हैं, पानी, गर्म पानी पीते हैं और उसको नमक से मिला, ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं हम लोग, सैलाइन वाटर पीते हैं, और 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर पानी पीने के बाद उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, तो उसके माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में म्यूकस बाहर आता है। इसके साथ में हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इसके साथ में हम लोग श्वास को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, शशांक आसन, इसके साथ आपके गौमुखासन, भुजंगासन, ये सब आसन चेस्ट को एक्सपेंड करती हैं। तो हर प्रकार से एक तो हमारे जो म्यूकस है उसको हमने हटा दिया, चेस्ट को एक्सपेंड किया, सांस लेने में हमें आसानी हुई, और ब्रोंकाई जो है अच्छे से पंप करने लगे, लंग्स अच्छे से वर्क करने लग गया। तो बहुत ही आसानी से हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के माध्यम से लंग से संबंधित अस्थमैटिक कंडीशन में, दमा कंडीशन में निदान पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं, बहुत ही आसानी। जी, श्वास की बीमारियों के लिए किस तरह के प्राणायाम की जरूरत होती है या फिर करना चाहिए? क्योंकि योग में अलग अलग आसन होते हैं, अलग अलग ये कहा जा सकता है कि क्रियाएं होती है, लेकिन खास तौर पर श्वास से जुड़ी हुई बीमारियों से निजात पाने के लिए या फिर ये बीमारियां ना लगे उसके लिए किस तरह के योग की जरूरत होती है, किस तरह के आसन की जरूरत होती है? देखिए कि कोई भी, आप देखिए श्वान, जैसे हम लोग कुत्ता बोलते हैं आम बात में, वो अधिक सांस लेता है, वो जीभ निकाल करके मुंह खोल करके सांस लेता है। वो जितना सांस लेता है उतनी ही उसकी कम आयु है। मैक्सिमम जो श्वान की जीवन आयु है वो मात्र 12 वर्ष है। परंतु वहीं अगर हम कछुए की बात करें तो वो लंबे समय तक सांस लेता है, वो सांस को रोकता है और धीरे धीरे सांस को लेता है, और वो 300 वर्ष तक जीता है। और ऐसे ही इसी प्रकार बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे हुए हैं जो हजारों वर्ष तक जिए हैं, बस इस प्राणायाम इत्यादि के माध्यम से, योग इत्यादि के माध्यम से। जब हम योग की बात करते हैं तो योग में प्राणायाम, मुद्रा, बंध, आसन, क्रिया इत्यादि इत्यादि आते हैं। तो अब हम योग के अंदर प्राणायाम की बात करें तो नाड़ी शोधन प्राणायाम अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर हम बंद के साथ करते हैं, श्वासों को कुंभक लगा करके करते, श्वासों को रोक करके हम लोग करते हैं, तो यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है प्रिवेंशन में, यानी कि श्वास संबंधित रोगों को रोकने में। अगर श्वास संबंधित रोग हो चुके हैं तो हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें श्वास देने में अवरोध हो रहा है, हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करें। अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और साथ में श्वास की समस्या है तो किसी योग शिक्षक या योग चिकित्सक, प्राकृतिक चिकित्सक के अंदर में हम लोग इन सब चीजों का अभ्यास करें। अगर नहीं है तो श्वास से संबंधित रोग है तो भस्त्रिका अवश्य करें, शशांक आसन का अभ्यास करें। मन की शांति एवं श्वास से संबंधित रोगों के लिए भ्रामरी प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। और सबसे जो अच्छा है वह यह है कि हम लोग नाड़ी शोधन का प्राणायाम का अभ्यास बंद के साथ करें एवं साथ ही कुंभक लगाकर करें। हम जब प्राणायाम करते हैं तो उसमें 3 माध्यम होते हैं, 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके से हम लोग सांस को की प्रक्रिया होती है। वो यह होती है कि पूरक यानी कि हमने सांस को लिया, कुंभक यानी कि सांस को रोका, और रेचक यानी कि सांस को हमने छोड़ दिया। तो इन तीनों प्रक्रियाओं को हमें साथ में लेकर के और कुंभक को बढ़ावा देते हुए, यानी कि रोकने की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करने की आवश्यकता, साथ साथ अगर हम इनका अभ्यास करते हैं तो हमें पूरा इसका लाभ मिलता है और हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह के अगर आपको समस्या हो तो आप किस तरह से उससे निकल सकते हैं, कैसे उस समस्या से निजात पा सकते हैं। श्वास से जुड़ी हुई बीमारियों से अगर आप दो चार हो रहे हैं या जूझ रहे हैं तो आप क्या करें, क्या ना करें, कौन सा योगासन करें जिससे कि आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ आयुष्मान भव में इतना ही। नमस्कार। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।